हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेंस सूत्र का निगमन किया था। मतलब कि लेंस सूत्र का निगमन का मतलब होता है कि लेंस सूत्र कैसे आता है और क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेखीय आवर्धन। आइए शुरू करते हैं रेखीय आवर्धन। देखिए, रेखीय आवर्धन की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि कोई लेंस है, अवतल है या उत्तल है, किसी भी प्रकार का अगर कोई लेंस है तो उस लेंस से कुछ दूरी पर यदि हम किसी वस्तु को रखें, लेंस से कुछ दूरी पर किसी वस्तु को रखें तो लेंस क्या करता है कि वो इस वस्तु का एक आभासी चाहे वास्तविक प्रतिबिंब जरूर बनाता है। वैसे हमने उत्तल लेंस लिया है तो उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये इसका फोकस है F1 और यह F2। देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो एक प्रकाश किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं और एक प्रकाश किरण को इस तरह से इसके प्रकाशीय केंद्र पर लेते हैं। तो ये आगे जाके जहां पर मिलता है, देखिए यहाँ पर लगभग मिल रहा है, ये आगे जाकर जहां पर मिलता है वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारा वस्तु है AB, जिसकी कुछ न कुछ लंबाई है। थोड़ा समझना है ध्यान से कि जो ये AB वस्तु दिखाई दे रहा है, AB इसकी कुछ न कुछ लंबाई है और इस AB वस्तु का जो प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसको हम मान लेते हैं कि A' है, B'। इस AB वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है उसका भी कुछ न कुछ लंबाई जरूर होगा। तो हम अगर यहाँ देखें कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं तो आपको ध्यान से समझ लेना है कि किसी भी लेंस द्वारा चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, तो किसी भी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और इस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन का मतलब हुआ रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का मतलब हुआ प्रतिबिंब की लंबाई आप बटे वस्तु की लंबाई। इसके पहले भी हम लोग दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन वहां पर पढ़े थे और अब रेखीय आवर्धन लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो डेफिनेशन वहां था वही डेफिनेशन यहाँ भी होगा कि किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर आपका लंबा वस्तु है और इसका प्रतिबिंब इधर 10 सेंटीमीटर बन गया। हो सकता है ऐसा कि 5 सेंटीमीटर लंबा वस्तु है और उसका प्रतिबिंब बन जाता है 10 सेंटीमीटर लंबा। तो प्रतिबिंब की लंबाई हम क्या प्राप्त हो रहा है, 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई प्राप्त हो रहा है 5 सेंटीमीटर। तो रेखीय आवर्धन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का मतलब क्या होता है कि किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से दिखाया जाता है। रेखीय आवर्धन किसे दिखाते हैं, स्मॉल m से। तो यदि हम मान लेते हैं कि इस वस्तु की लंबाई O है, ऑब्जेक्ट के लिए इसको O से दिखा दिए, और जो प्रतिबिंब है इमेज, इसकी लंबाई को हम किसे दिखाते हैं, I से दिखाते हैं। मान लेते हैं कि I है। तो यदि किसी वस्तु की लंबाई O और प्रतिबिंब की लंबाई I हो तो रेखीय आवर्धन M का फार्मूला हो जाता है I बटे O। ध्यान से समझना है, यही मेन चीज है। रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से दिखाते हैं क्योंकि प्रतिबिंब का अंग्रेजी होता है इमेज का मतलब उसका जो फर्स्ट लेटर है वो I है, इसलिए हम प्रतिबिंब की लंबाई को I से दिखा रहे हैं।
और ऑब्जेक्ट माने वस्तु हो गया, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो है ओ। तो प्रतिबिंब की लंबाई को आई से दिखाते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ से दिखाते हैं, रेखीय आवर्धन को एम से दिखाते हैं। तो फार्मूला बन जाता है एम इक्वल टू आई बटे ओ। बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पर हम पूछें कि रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे जान जाइए कि रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, और लंबाई लंबाई कट के जो है एक मात्रकहीन राशि प्राप्त हो जाता है। तो रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, और इसका सूत्र हो जाता है m इक्वल टू आई बटे ओ। तो ये तो हुआ रेखीय आवर्धन का। एक और रेखीय आवर्धन में देखा जाता है, देखिए ये तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई हो गया, लेकिन अगर हम रेखीय आवर्धन में एक और फार्मूला देखें, तो रेखीय आवर्धन में जो m होता है वो माइनस भी बाई यू के बराबर होता है। ये होता है माइनस भी बाई यू के बराबर। अब ये माइनस भी और माइनस यू क्या है? इस लेंस से जिस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो इस लेंस से वस्तु की दूरी यू है, और इसी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितना है? भी है। तो यदि वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v हो, तो उस कंडीशन में m का एक और फार्मूला प्राप्त हो जाता है माइनस भी बाई यू। आप चाहें तो इस चित्र की सहायता से इस फार्मूले को देख सकते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी, और इधर त्रिभुज ले लेते हैं ए डैश बी डैश सी, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो इन दोनों त्रिभुजों को अगर लेके आप इनको समकोणिक सिद्ध कर देते हैं, समकोणिक, तो ये काफ़ी आसानी से आ जाएगा, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा इसमें। इसको अगर समकोणिक सिद्ध कर दिया, देख लीजिए कैसे हम सिद्ध कर दे रहे हैं। यह कोण इस कोण के बराबर, और ये 90 डिग्री वाला 90 डिग्री के बराबर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऐसा किया था, पिछले वीडियो में इसी तरीके से हम लोगों ने फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का डेरिवेशन किया था। तो देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इस बड़े वाले में ए डैश बी डैश सी में दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होगा, और इस प्रकार त्रिभुज आपका कैसा हो जाएगा? समकोणिक हो जाएगा। और जब त्रिभुज समकोणिक होता है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें का अगर हम ले लेते हैं ए डैश, इसमें का ले लेते हैं ए बी, तो उसमें का लेना पड़ेगा ए डैश बी डैश, और इसमें का ले लेते हैं बी सी, तो उसमें का लेना पड़ेगा उसमें का लेना पड़ेगा बी डैश सी, बी डैश सी। दोनों को पलट लें, ए डैश बी डैश बटे ए बी इक्वल टू बी डैश सी बटे बी सी। तो आप देखेंगे कि ए बी प्रतिबिंब की लंबाई है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, ए बी वस्तु की लंबाई है। इसको कह सकते हैं कि आई बटे ओ, और बी डैश सी आप देखेंगे बी डैश सी, तो ये तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको हम भी से दिखाते हैं। और चूंकि बी से लेकर सी तक, तो जो बी सी दूरी है वो आपका है u। तो आई बाई ओ इक्वल टू हो जाता है v बाई यू। आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू, ये थोड़ा माइनस एक्स्ट्रा हो गया है। m इक्वल टू होता है वी बाई यू, और यहाँ निकल गया आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू, और यही देखिएगा आई बटे ओ जो है यही क्या है? m है। तो इस तरह से फार्मूला मिल जाता है m इक्वल टू आई बटे ओ इक्वल टू वी बाई यू। तो ये आपका रेखीय आवर्धन का सूत्र है। m इक्वल टू आई बटे ओ भी लगा सकते हैं, और m इक्वल टू वी बटे यू भी लगा सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका रेखीय आवर्धन। हमने देखा कि रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला होता है m इक्वल टू आई बाई ओ, एक बार देखिए m इक्वल टू आई बटे ओ, और इसी के इक्वल टू हमने देखा v बाई यू। तो इसको फिलहाल अभी मिटा रहे हैं क्योंकि इसकी अभी बहुत ज़रूरत नहीं है, इसी पर हम लोग बात कर लेते हैं। m इक्वल टू आई बाई ओ, m इक्वल टू आई बाई ओ रेखीय आवर्धन है। इसमें I प्रतिबिंब की लंबाई है और O वस्तु की लंबाई है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं याद रखने के लिए, I प्रतिबिंब की लंबाई और O वस्तु की लंबाई। I प्रतिबिंब की लंबाई
और ओ क्या है, वस्तु की लंबाई है। अब देखना ये है कि यदि I इक्वल टू ओ हो जाए, यदि I इक्वल टू ओ माने वस्तु की जो लंबाई है वो प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर हो, माने जो वस्तु है और उसका प्रतिबिंब बन रहा है उसका दोनों का आकार बराबर हो, माने I इक्वल टू ओ हो, तो m इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए I और O यदि बराबर हो जाएगा तो ये कट जाएगा और कट के 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है तो m का मान कितना आएगा, 1 आएगा। m का मान कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर होगा तो कट के 1 आ जाएगा। दूसरा नंबर देखें कि यदि I बड़ा हो जाए O से, I बड़ा हो माने प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो ज़्यादा हो, किससे, वस्तु की लंबाई से। तो यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक है, मतलब कि I अधिक है O कम है, तो निश्चित रूप से भाग देंगे तो 1 से अधिक ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि प्रतिबिंब का बन गया 8 सेंटीमीटर का, अब वस्तु है मात्र 5 सेंटीमीटर का, मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई अगर अधिक है वस्तु की लंबाई से तो कभी भी जब भाग करेंगे तो हमेशा 1 से क्या आएगा, अधिक ही आएगा। तो m इज ग्रेटर देन 1। तो यदि I जो है O से बड़ा है तो m का मान भी 1 से क्या आता है, अधिक आता है। और तीसरे कंडीशन को देखें कि यदि I इज स्मॉलर देन O, मतलब कि I छोटा है O बड़ा है, तो छोटे संख्या में जब बड़े संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा 1 से कम आता है। जब भी किसी छोटे संख्या में बड़े संख्या से भाग किया जाता है तो 1 से कम आता है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है कि यदि I इक्वल टू O होगा माने प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगी तो m का मान 1 आएगा। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक होगी तो m का मान 1 से अधिक आएगा। और यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम है तो m का मान 1 से कम आएगा। तो ये रहा आपका रेखीय आवर्धन। अब देखते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। चलिए, टॉपिक हमारा है लेंस की क्षमता। अब चूंकि हम लोग जो लेंस पढ़े हैं, चूंकि इस क्लास में हम लोग को सिर्फ 2 ही प्रकार का लेंस पढ़ना था, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो अगर हम लेंस के क्षमता की बात करें तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ जान जाएं कि जो उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस होता है इनकी प्रकृति क्या होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो उत्तल लेंस होते हैं, जो उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस देखिए, उत्तल लेंस की विशेषता क्या होती है कि प्रकाश किरणों को मोड़ देते हैं, और मोड़ते हैं तो प्रकाश किरणों को मोड़कर एक निश्चित बिंदु पर मिलाने का प्रयास करते हैं। प्रयास नहीं करता, प्रयास ये मतलब पूरा कर देता है। मतलब कि जो उत्तल लेंस की प्रकृति है ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जबकि अगर हम लोग अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को फैला देता है। ये क्या करता है, फैला देता है। मतलब कि उत्तल लेंस के पास प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने का गुण है, मोड़कर केंद्रित करने का गुण है, जबकि अवतल लेंस के पास प्रकाश को मोड़कर फैलाने का गुण है। अब हम यदि कहें कि कौन सा लेंस कितना अधिक प्रकाश को मोड़ सकता है, मतलब कि कितना अधिक मोड़ सकता है, कम मोड़ सकता है कि अधिक मोड़ सकता है, तो इससे सीधा सीधा जो इससे अर्थ निकलेगा वो लेंस की क्षमता से निकलेगा। मैंने कहने का मतलब यह है कि यदि आपका हम पूछे कि लेंस की क्षमता क्या है, तो किसी भी लेंस, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, उसके द्वारा प्रकाश को मोड़ने की जो सामर्थ्य होता है, कोई भी लेंस है, चाहे अवतल है चाहे उत्तल है, उसके द्वारा किसी भी प्रकाश को मोड़ने का जो सामर्थ्य होता है उसी को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। माने जो लेंस जितना अधिक प्रकाश को मोड़ देगा हम लोग कहेंगे उसकी क्षमता उतनी ही क्या है, अधिक है। और जो लेंस जितना कम प्रकाश को मोड़ेगा, मैंने कहने का मतलब कि कोई लेंस है, यहाँ पर देखिए कोई लेंस है
और ये प्रकाश को बहुत अधिक मोड़ देता है, बहुत अधिक मोड़ता है। अब कोई लेंस है जो प्रकाश को बहुत हल्का मोड़ता है, बहुत कम मोड़ता है। ये देखिए ज़्यादा मोड़ दिया है, नज़दीकी कट गया है, और ये कम मोड़ा है तो दूर जाके कटा है। तो किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश के मोड़ने की जो क्षमता होती है, सामर्थ्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। आप कोई भी लेंस ले लीजिए, किसी भी प्रकार का लेंस हो, तो उस लेंस की जो सामर्थ्य होती है वो वास्तव में क्या है? तो प्रकाश के मोड़ने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं? लेंस का सामर्थ्य बोलते हैं। तो एक शब्द में आप समझ सकते हैं कि कोई भी लेंस है तो उस लेंस के द्वारा प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को, सामर्थ्य को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को हम लोग P से दिखाते हैं। और वास्तव में ये किसके बराबर होता है? तो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है वह उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, प्रतिलोम के बराबर होता है। देखिए लेंस की क्षमता को हम P से दिखाते हैं, और ये जो P होता है वह 1/f के बराबर होता है। मैंने लेंस की फोकस दूरी अगर f है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा, जो प्रतिलोम होगा, जो व्युत्क्रम होगा, वो होगा 1/f। और 1/f किसके बराबर है? P के बराबर। बस एक कंडीशन थोड़ा एक्स्ट्रा होता है कि यहाँ f किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। f किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। ध्यान से एक बार समझ लीजिए, जो क्षमता है लेंस की क्षमता, उसको, उसका मतलब क्या हुआ? मोड़ने की क्षमता, मोड़ने की क्षमता। जिस लेंस के पास प्रकाश को मोड़ने की क्षमता अधिक होगी, हम लोग कहेंगे कि वो लेंस की क्षमता क्या है? अधिक है। जिस लेंस के पास प्रकाश को मोड़ने की सामर्थ्य कम होगी तो हम लोग कहेंगे कि लेंस की क्षमता क्या है? कम है। मतलब कि लेंस की क्षमता का अर्थ होता है प्रकाश को मोड़ने की कैपेसिटी, कितना अधिक मोड़ सकता है, वही क्या है? लेंस की क्षमता है। और लेंस की क्षमता को हम P से दिखाते हैं, और जो P होता है वो किसके बराबर होता है? तो 1/f के, जहाँ f क्या है? उस लेंस की फोकस दूरी है, और जबकि फोकस दूरी हमारा किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। अब आप लोग यहाँ ध्यान से समझेंगे कि P का मान, P माने क्षमता, क्षमता कब अधिक हो सकता है? यदि f का मान कम हो, f का मान जितना ही कम होगा, P का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। f का मान जितना ही कम होगा, P का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि देखिए f का मान अगर बढ़ेगा ना, f का मान बढ़ेगा, तो जब f का मान बढ़ेगा और उससे 1 में भाग करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि f का मान लीजिए किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और किसी लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर तो कंडीशन लगा दिया कि P इक्वल टू होता है 1/f, और f किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। लेकिन हमारे पास दो लेंस है, एक लेंस के लिए फोकस दूरी कितना दे रहा है? 10 सेंटीमीटर। एक लेंस के लिए फोकस दूरी दे रहा है 20 सेंटीमीटर। तो यदि फोकस दूरी आपका, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो उस कंडीशन में इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। और मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में यदि f सेंटीमीटर में दिया हो तो P इक्वल टू होता है 100/f। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/f। क्योंकि देखिए 1/f जो फार्मूला है इसमें f मीटर होना चाहिए, और हमारा दे रहा है किस में? सेंटीमीटर में। मतलब सेंटीमीटर को अगर मीटर में हम चेंज करें तो 10/100 होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 10/100 होगा। इस f के बदले में अगर हम 10/100 रखते हैं, f के बदले में 10/100 1 और f के बदले में 10/100, तो थर्ड बटा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। मतलब 100/10 होगा, और 10 से 100 कटेगा 10 बार में। मतलब कि लेंस की क्षमता आ गया, कितना आ गया? 10 आ गया। लेकिन वही अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होता तो इसका जो मीटर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो 20/100 होता। और उस कंडीशन में जब हम लोग P निकालते तो 1/20/100, और थर्ड बटा कहाँ जाएगा? ऊपर। तो P इक्वल टू हो जाएगा 100/20, और 20 बचे 100। यहाँ पर उत्तर आ गया कितना? 5। यहाँ पर उत्तर आया कितना? 10। अब ध्यान दीजिए, क्षमता किसका अधिक आया है? जिसकी फोकस दूरी देखिए कम है, जिसकी फोकस दूरी कम है उसका क्षमता अधिक आ रहा है। और जिसकी फोकस दूरी अधिक है, देखिए फोकस दूरी 20 है तो क्षमता आ रहा है 5।
फोकस दूरी 10 है तो क्षमता आ रहा है 10। इसका मतलब कि फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता क्या होगी, घटेगी। मतलब कि जितना अधिक फोकस दूरी का लेंस लेंगे उतना ही वो कम प्रकाश को मोड़ेगा, और जितना ही कम फोकस दूरी का लेंस लेंगे उतना ही वो अधिक प्रकाश को मोड़ेगा। मतलब कि प्रकाश के जो मोड़ने की सामर्थ्य होती है उसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता। और ये जो क्षमता होता है P, ये किसके बराबर होता है, जो फोकस दूरी होता है उसके व्युत्क्रम के बराबर, जबकि फोकस दूरी हमारा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो P इक्वल टू फार्मूला हो जाता है 1/f। अगर हम क्षमता क्या मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो यहाँ पर क्षमता 10 डायोप्टर है, यहाँ पर क्षमता 5 डायोप्टर है। तो जिसकी क्षमता 5 डायोप्टर है वह लेंस प्रकाश को कम मोड़ेगा, और जिसकी क्षमता 10 डायोप्टर है वो लेंस प्रकाश को अधिक मोड़ेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि f हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। लेकिन अगर f सेंटीमीटर में हो तो आप फार्मूला P इक्वल टू 100/f लगाएंगे। देखिए कारण क्या है कि यहाँ पर जो 100 से भाग कर रहे हैं वो सीधे थर्ड बटा बन के कहाँ चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। तो यहाँ भी 100 ऊपर चला गया, यहाँ भी 100 ऊपर चला गया। तो एक ही बार हम सीधे सीधे फार्मूला में क्या लगा लेते हैं कि यदि f सेंटीमीटर में हो तो P का फार्मूला होता है 100/f, और यदि f मीटर में हो तो P का फार्मूला होता है 1/f। तो ये रहा आपका लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को आप एक बार पुनः समझ लीजिए कि किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश को मोड़ने की जो क्षमता होती है, जो सामर्थ्य होता है, उसी को बोलते हैं लेंस का सामर्थ्य। और ये जो लेंस का सामर्थ्य है इसको हम P से दिखाते हैं, और लेंस के सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। लेंस का सामर्थ्य हम किस में नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं। और जो लेंस का सामर्थ्य का फार्मूला होता है वो होता है 1/f। मतलब किसी लेंस का जो सामर्थ्य होता है वो उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, जबकि फोकस दूरी किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो P इक्वल टू 1/f मीटर में। यदि f सेंटीमीटर में हो तो P इक्वल टू फार्मूला बना सकते हैं 100/f सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर देखिए f घटेगा तो P बढ़ेगा, क्योंकि देख लीजिए f जब 10 है तो P का मान आया है 10, लेकिन f जब 20 किया गया तो P का मान आया 5। माने f के बढ़ने से P का मान घटता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी तो उसकी क्षमता कम होगी, और यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कम है तो उसकी क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। तो ये रहा हमारा लेंस का क्षमता। अब बात कर लेते हैं लेंसों के पहचान के बारे में कि लेंस को देखिए हम लोग पहचाने कैसे। हम लोगों ने लेंस का लगभग सारा टॉपिक ख़त्म कर लिया है और ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो चूँकि हम लोग दो प्रकार का लेंस पढ़े हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। एक बार हम चित्र बना रहे हैं, इस तरह से होता है उत्तल लेंस और इस तरह से होता है अवतल लेंस। तो इसके स्ट्रक्चर को देख के आपको लग रहा है कि ये बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। तो यदि हम किसी लेंस को पहचान करना चाहते हैं तो देखिए लेंस की पहचान करने के दो तरीके हैं। लेंस की पहचान को करने का दो तरीका है। एक तो पहचान करते हैं आप स्पर्श करके, और एक पहचान करते हैं प्रतिबिंब को देख करके। प्रतिबिंब को देखकर, मतलब लेंस को आप दो तरीके से पहचान सकते हैं, एक तो स्पर्श करके और दूसरा उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को देख करके। तो यदि आप लेंस को स्पर्श करके पहचानना चाहते हैं तो देखिए इसी के हमने चित्र बनाया है कि जब लेंस को आप स्पर्श करेंगे, पकड़ेंगे, तो अगर बीच में मोटा और किनारों पर पतला दिखाई दे, बीच में मोटा और किनारों पर पतला दिखाई दे, तो उसको हम कहेंगे कि वो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और यदि लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा दिखाई दे, लेंस बीच में पतला किनारों पर मोटा दिखाई दे, तो उसको हम कहेंगे कि वो अवतल लेंस है। तो ये दो तरीका हुआ स्पर्श करके पहचानने का। अगर आप प्रतिबिंब को देख करके पहचानते हैं तो उस कंडीशन में देखा जाता है, देखिए लेंस को क्या करते हैं कि किसी कापी किताब का जो लिखा हुआ अक्षर है उस पर रख देते हैं और उस लेंस को ऐसे उठाते हैं। एक लेंस है और लेंस को हमने कहीं कुछ लिख दिया, चाहे किताब पर हम ऐसे रख देंगे और इस लेंस को वहाँ से उठाएंगे, लेंस को थोड़ा सा दूर करेंगे, हल्का सा उठाएंगे ऊपर। यदि अक्षर बड़ा दिखाई दे, यदि अक्षर बड़ा दिखाई दे
तो उस कंडीशन में, यदि अक्षर बड़ा दिखाई दे तो उस कंडीशन में वो उत्तल लेंस होगा, और यदि अक्षर छोटा दिखाई दे तो उस कंडीशन में वो अवतल लेंस होगा। तो यदि हम किसी लेंस को किसी बुक पर रख करके उसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएं, और यदि जो अक्षर है, जो लिखावट है, वो बड़ा दिखने लगे तो समझ लीजिएगा कि उत्तल लेंस है, और छोटा दिखे तो समझ लेना है कि अवतल लेंस है। तो ये तो हुआ आपका प्रतिबिंब को देखकर। और अगर अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि लेंस का उपयोग क्या है। लेंस का उपयोग क्या है, तो लेंस का देखिए सबसे ज़्यादा उपयोग होता है चश्मों में। जैसे कि हमने चश्मा पहना है तो इस चश्मे में भी क्या लगा है, लेंस लगा है। और चश्मे में लेंस क्यों लगाया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है या नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि यह नेत्र दोष है। नेत्र दोष को हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम पूरा विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि नेत्र में दूर की दृष्टि अगर कमज़ोर होती है, चाहे नज़दीक की दृष्टि कमज़ोर होती है, तो उस कंडीशन में जो है चश्मे में अवतल या उत्तल लेंस का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो चश्मों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं आँख के और कान के, तो आँख और कान के जो इंटरनल पार्ट होते हैं, खोल करके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनको देखने के लिए वो लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक तो चश्मों लेंस का प्रयोग होता है, दूसरा डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं, तीसरा जो है जो घड़ी बनाने वाले मैकेनिक होते हैं, जो छोटे छोटे जो घड़ी के वो पार्ट जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्म पार्ट होते हैं एकदम, तो उसके जो मैकेनिक होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, वो आँख में एक प्रकार का लेंस पहनते हैं, और आँख में से एक आँख बंद कर लेते हैं और एक आँख में पहन लेते हैं, और उसके द्वारा उस छोटे छोटे पार्ट को आसानी से देख करके घड़ी का वो रिपेयर कर देते हैं। तो मिस्त्री जो है, घड़ी के जो मिस्त्री हैं, वो लोग लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आँख कान के डॉक्टर लोग भी लेंस का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि दूरबीन में टेलीस्कोप हुआ, माइक्रोस्कोप हुआ, ये कंपाउंड आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ, तो इसमें भी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो मोटा मोटी लेंस का दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग है। एक तो चश्मों में दूर दृष्टि या निकट दृष्टि दोष के समय चश्मों में प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आँख के और कान के जो डॉक्टर होते हैं, वो लोग भी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और घड़ी बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं, वो भी लेंस का प्रयोग करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स को आसानी से देखने के लिए। तो ये रहा हमारा लेंसों का उपयोग। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।